नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स पे आपका स्वागत है और हम एक बार फिर से हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट में हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट सुरेंद्र सिंह ओबरॉय के साथ, ये जानने के लिए कि क्या ईरान वॉर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए फॉरएवर वॉर बन गई है। जैसे कि इराक में हुआ अमेरिका के साथ, जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ, जंग चलती रही, कोई एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा। तो क्या होगा इस मसले का अंत, कहां पर जाके ये जंग रुकेगी, इसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, या ये जंग और आगे बढ़ती जाएगी और इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना बुरा असर पड़ चुका है और इसके क्या आयाम होंगे, जानते हैं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, क्या ये मान लिया जाए कि ईरान वॉर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की फॉरएवर वॉर हो चुकी है? बिल्कुल राजेश जी, देखिए मैं इसको ये कहूँगा कि जो वॉर या एक बैटल थी, लगता था कि कुछ दिन के लिए है और यूएस काफ़ी पाउंडिंग करेगा, उनका न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट्स वगैरह के प्लेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आप देखिए, आज पूरे 5 महीने हो गए हैं, इनफैक्ट 5 महीने से ज़्यादा ही हो गए हैं अगर आप 28 फरवरी से काउंट करना शुरू कीजिए। तो इसमें एक्सपेंशन ऑफ बैटलफील्ड हुआ है। एक तो पहले जो इश्यूज चल रहे थे फलस्तीन का और इजराइल का चल रहा था, खासतौर पे गाजा में हमास के साथ, और उसके बाद बाकी जो ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ तो ऐसा लगता था कि ये कुछ चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन आज अगर आप देखिए, सऊदी अरबिया 5 महीने के बाद, जिन्होंने काफ़ी रेजिस्टेंस किया था कि वो इस बैटल में नहीं आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो ईरान के साथ नेगोशिएशंस भी कर रहे थे और यहाँ तक के ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते वो यूएस ट्रुप्स के साथ मिलके उन्होंने इराक पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स, जिन्हें वो टेररिस्ट ग्रुप्स कहते हैं, उन पे अटैक किया था। तो कहीं ना कहीं पे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ईरान के, वो दोबारा एक्टिवेट हो गए हैं। और ना खाली ईरान पे इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक हो रहे थे, इवन रेड सी पे अटैक हुए, और वहाँ पर भी अगर दोनों जो वाटरवेज हैं कल बंद हो जाते हैं तो 60% ऑफ जो मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। और जोग्राफिकली जहाँ पे सऊदी अरबिया प्रेजेंट है और उसका ईस्ट साइड पे तो ऑलरेडी अफेक्टेड था, तो वेस्ट साइड पे भी अफेक्टेड हो जाएगा, और ये मैसिव अफेक्ट करने से तो उनके काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। पहले तो ये आइडिया था कि जो क्राउन प्रिंस सलेमान हैं वो चाहते हैं डेवलपमेंट करना, उनका एक वो विजन डॉक्यूमेंट है जो 2030 का था, जिसपे वो पेट्रोलियम का तो काम कर ही रहे थे लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टूरिज्म वगैरह काफ़ी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब सऊदी अरबिया जो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, इन्वॉल्व हो गया है। आज 2 बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं जिसपे आप थोड़ा सा गौर दीजिएगा। एक तो सऊदी अरबिया ने 13 कंट्रीज को अनाउंस किया है, एक क्रिएशन ऑफ मैरीटाइम मिलिट्री कोलिशन कर दिया है। वो सेफगार्ड करना चाहते हैं जो नेविगेटिंग रूट्स हैं, जो कि 2 हैं। एक तो वो बाबल मंडप की तरफ से, जहाँ से वो इंडियन ओशन रेड सी को मिलता है और आगे सुएज कनाल भी आती है। तो दूसरा जो ऑलरेडी न्यूज़ में है, हॉर्मुज, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो इन दोनों को क्लियर करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें शायद 40-50 कंट्रीज को बुलाया था। लेकिन आप इस मीटिंग में भी देखिए, इन्होंने एक स्टेटमेंट भी पब्लिश किया था सऊदी अरबिया ने। इसमें यूएई और ओमान, जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड हैं हॉर्मुज पे, वो नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईरान की प्रॉक्सीज अब दूसरे साइड पे अटैक कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आगे सऊदी अरबिया किस तरह अपने आप को मैसिवली इन्वॉल्व करेगा। और आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि फॉरएवर वॉर ये बनती जा रही है। लेकिन आज एक और पैरेलल दूसरी डेवलपमेंट हुई है, जहां प्रेसिडेंट यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि बोर्ड ऑफ पीस एक एग्रीमेंट पे पहुंच गई है हमास के साथ, जहां पे वो हमास का कंप्लीट डिसआर्ममेंट करने के लिए तैयार हैं और हमास ने मान लिया है।
याद रहे अभी हमस की दोबारा इलेक्शंस भी हुई थी और उनका एक नया लीडरशिप आई है, और नेगोशिएशन टॉक्स टर्की और शायद एक दो और कंट्रीज इजिप्ट काफी कर रहे थे, तो कायरो बहुत इसमें मेजर रोल प्ले कर रहा था। तो ये सेकंड स्टेप टुवर्ड्स द पीस ऑफ फलस्तीन और रीडेवलपमेंट ऑफ फलस्तीन का ज्यादा गाजा का मैं यूं कहूंगा हो रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पैरेलल चल रही है। ये सब अगर आप, मैं इसलिए बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि ये जी, मैं जो आपको बात कह रहे थे कि ये वॉर यहाँ पे रुकेगी नहीं। आपने हमस का मुद्दा उठाया और एक पैटर्न नजर आता है हमको जो मुझे समझ में आ रहा है। हमस के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हमस का कंप्लीट डिसआर्मामेंट हो जाएगा। ऐसे ही हमने उनकी घोषणाएं ईरान को लेकर कई दफा सुनी कि एग्रीमेंट हो गया है और वॉर खत्म हो गई है और बस आज की रात ही है, अगले कुछ घंटे में आपको पता लग जाएगा। लेकिन बदले में जो रिस्पांस आता था ईरान की तरफ से वो एक तो डिलेड होता था और जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे होते थे उसके ठीक विपरीत होता था। वो कहते थे कि नहीं, हमारा तो कोई एग्रीमेंट पे, कोई मीटिंग पॉइंट पे हम है ही नहीं। अभी हमस के मामले में भी अगर आप इस वक्त CNN की वेबसाइट देखें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हमस इज येट टू रिस्पॉन्ड। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, अब हमस उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि अगर हमस का डिसआर्मामेंट होता है, बहुत ही वीकेंड हो गया है, हमस की पूरी लीडरशिप जो है इजराइल ने खत्म कर दी है, और उसके बाद जिस तरीके से गजा में ग्रुप्स जो ऑपरेट कर रहे हैं वो, उसमें बहुत सारे हमस के विरोधी भी हैं, और हमस अगर सब अपने हथियार छोड़ देगा तो उसके लिए तो वो डेसिमेट हो जाएगा। तो ये मसला किस तरीके से, क्योंकि अगर दोनों पक्षों के बीच में कोई रजामंदी हुई है तो बयान दोनों पक्षों की तरफ से आना चाहिए। नहीं, देखिए, जो मेरी इत्तला के मुताबिक और जो मैं मीडिया मॉनिटरिंग कर रहा था इंटरनेशनल मीडिया में, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज यूजुअल अनाउंसमेंट किया है कि जो बोर्ड ऑफ पीस है एक एग्रीमेंट पे पहुंच गई है और कंप्लीट डिसआर्ममेंट, उन्होंने वर्ड यूज किया है कि कंप्लीट डिसआर्ममेंट ऑफ हमस होगा, और जो ना खाली हमस लेकिन बाकी ग्रुप्स भी होंगे। लेकिन अगर आप बीबीसी की अभी वेबसाइट पे अगर आप चले जाएं तो उन्होंने हमस ऑफिशियल्स जो नए इलेक्ट हुए हैं उनके साथ बातचीत की है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि दिस प्लान हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एंड वी आर प्लानिंग टू एक्सेप्ट दिस प्लान। उन्होंने भी इनडायरेक्टली एक्सेप्टेंस मांग ली है। इसमें एक वो जो डार्क हॉर्स है इस वक्त और एलिफेंट इन द रूम जो है वो इजराइल है इस वक्त। क्या इजराइल फोर्सेस पूरा विड्रॉ करेंगे? क्योंकि इस कंडीशन में जब वेरिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन जो होगा इस वेरिफिकेशन कमेटी का, जो वेपन्स को देखेगा कि कितने वेपन्स हैं और उनकी पूरी लिस्ट बनाएगा, वो किसके पास जाएंगे? क्या इजराइल फोर्सेस के पास जाएंगे? क्योंकि उसी चीज पे अटक रहे थे। हमस हमेशा कह रहा था कि ये जितने भी वेपन्स हैं या जिसकी लिस्ट बनेगी, दिस शुड गो टू द फलस्तीन गवर्नमेंट ऑलरेडी, नॉट टू देयर, और उनकी टीम होनी चाहिए विद सम न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स। तो इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट, आई वुड से हमस ने और यूएस ने एक्सेप्ट कर लिया है, और इसमें जो मीडिएटर्स हैं, कतर है, इजिप्ट है, टर्की है, वो एम्फिसाइज कर रहे हैं कि ये फेज्ड वाइज डिसआर्ममेंट प्रोसेस होगा। तो हो सकता है दोबारा लंबा प्रोसेस हो, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन वेरिफिकेशन कमेटी होगी वो इसका पूरा कंप्लायंस देखेगी। ये थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी एक्सेप्ट हो चुकी है, लेकिन इजराइल को वो नहीं इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने देना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर दो पार्टीज में लड़ाई है देन दे हैव नो अथॉरिटी टू डू दैट। इजराइल का अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। वो चीज थोड़ी सी डाउटफुल हो रही है कि अमेरिकन अब उन पे कितना बड़ा प्रेशर डालेंगे। लेकिन जितना इस पे तीन चीजें आएंगी जो बेसिकली वेरिफिकेशन की होगी। नंबर वन है कि जो टनल नेटवर्क है इनका वो बड़ा मैसिव था, उसको पूरा इंस्पेक्शन करना है, वहां से पूरी वेपनरी निकालनी है, और मोस्ट प्रॉब्ली ये टनल डिस्ट्रॉयज भी करेंगे। दूसरा जो है, जो ये वेपन्स डिपॉजिट होंगे, ये कहाँ पे होंगे, कौन सी जगह होगी, एंड हु इज गोइंग टू मॉनिटर दैट। और जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज थी कल इनके पास, उनके पास कैसा रहेगा, तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन होंगी। तो ये बहुत बड़ा एक प्लान जो है। ऑफ कोर्स ये जो टीम बनी है ये बहुत बड़ी टीम बनी है, इसमें न्यूट्रल चीजें भी लेकर आए हैं, बट अमेरिकन आर गोइंग टू सुपरवाइज इट। तो एक ये इम्पोर्टेंट है
कि क्या होगा। मीनवाइल इजिप्ट का जो कह रहा है कि कायरो में एक मीटिंग होने वाली है जल्दी, जहां वो मीडिएटर्स होंगे इजिप्ट के, यूनाइटेड स्टेट्स के, कतर के, टर्की के, और मोस्ट प्रॉब्ली वो इनवाइट भी करें हमस में उस मीटिंग में। लेकिन इजराइल का कंफर्मेशन कब आता है, दैट इज टू बी वेटेड, क्योंकि ये बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कुछ घंटे पहले की है डेवलपमेंट। तो एक बड़ा अच्छा रहेगा ऑब्जर्व करने का, क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा पीसफुल एटमॉस्फेयर इन वेस्ट एशिया। बिल्कुल। लेकिन सुरेंद्र जी, मुझे लगता है कि जब तक कि इस ईरान वॉर का मसला, जो अगर हम वापस उसी मुद्दे पर हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, ये तभी सॉल्व हो सकता है जब जब एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक पुश हो, क्योंकि सारी दुनिया पे इसका असर पड़ रहा है। तेल के जो कीमतें जो हैं वो ऊपर जो चली गई हैं, उसमें से दुनिया का ऐसा कोई मुल्क जो है वो इससे अछूता नहीं है। और बहुत सारे मुल्क जो हैं जो कि अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मार्केट में डाल रहे हैं। लेकिन वो भी कब तक चलेगा? अगर ये वॉर जो है जिस तरीके से लगातार चलती रही तो उसके बाद फिर तेल के दाम जो है ऊपर जाने तय हैं। अभी जो जिस तरीके से तेल के दाम बिल्कुल ऊपर आसमान पे नहीं पहुंचे हैं, उसका ये एक आर्टिफिशियल बैरियर बना दिया गया, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब तक ग्लोबल डिप्लोमेटिक पुश नहीं आएगा, इस वॉर का सोल्यूशन मुझे कम से कम निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मसला उसमें सबसे बड़ा ये है, मैं आपकी राय इस पे जानना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई नहीं खड़ा है। अगर कोई एक डिप्लोमेटिक पुश होना है तो यूरोप को उन्होंने टैरिफ से परेशान कर रखा था। भले ही वो यूरोपियन कंट्रीज आज उस हालत में नहीं है जो कि जितनी शक्तिशाली वो पहले थे इकोनॉमिकली, लेकिन आपने उनको पूरी तरीके से टैरिफ लगाया, टैरिफ के साथ उनके साथ बदजुबानी की उनके नेताओं के साथ। आज वो डोनाल्ड ट्रंप को देख के कोई भी उनकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं है। सिमिलरली अगर हम भारत से उम्मीद करें तो मुझे नहीं लगता है कि भारत भी बहुत ज़्यादा इच्छुक होगा इस पूरे मसले में। हालांकि भारत के ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत बढ़िया हैं। पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव था उसका नतीजा हमने देखा कि आधा अधूरा किस्म का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है तैयार हो गया। खैर, पाकिस्तान की भूमिका उसमें इतनी ही थी कि वो संदेश का आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन जिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बहुत बड़ा बना के पेश किया गया वो कुछ हफ्तों में ही धराशायी हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या विकल्प है? क्या वो नाक रगड़ते हुए अपने एलाइज के पास जाएं और बोले कि आप मेरी मदद करें? और वो ऐसा करेंगे नहीं शायद। देखिए, सबसे पहले जो आपने बात शुरू की थी कि ये फॉरएवर वॉर है, और दूसरी चीज, क्या यूएस राजी है इस वॉर को खत्म करने के लिए? ये बड़े दो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं। सऊदी अरबिया तो चाहता है। देखिए, सऊदी अरबिया का एक जो आप विजन 2030 देखेंगे, और उनकी जो रेजिस्टेंस 5 महीने रही, डिस्पाइट के ईरान के साथ उनकी कभी दोस्ती नहीं थी। एक एग्रीमेंट को पे पहुंचे थे जहां वो चाइना ने मीडिएट किया था। लेकिन जो आज अगर आप देखिए, तो सऊदी अरबिया ने एक अपनी जो ग्रुप बनाया है जहां मीटिंग कराई थी, उस पे यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन को भी वो लेकर आए हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ने ईयू को इन्वॉल्व किया है, यहाँ तक है कि उनकी ऑलरेडी एक नेवल प्रोटेक्शन मिशन है रेड सी में। तो अभी उनकी अटेंशन ज्यादा रेड सी पे जा रही है। और जिन कंट्रीज को उन्होंने 51 कंट्रीज को इनवाइट किया था, 43 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें टर्की, कुवैत, बहरीन, कतार, यहाँ तक के पाकिस्तान, बांग्लादेश भी इन्वॉल्व है उसमें, और यमन, सूडान और बाकी कंट्रीज जो दूसरे एरियाज पे फॉल करती हैं। लेकिन इसमें नोटेबल एक ही चीज है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान नहीं आया इस में बोलने के लिए। अब यूएई और ओमान अगर आप देखिए, दे आर वेरी क्लोज टू यूएस। क्या यूएस ने इनको इंस्ट्रक्शंस दी थी नहीं जाइए वहां पे और अटेंड कीजिए? तो एक डोर रिमेन्स ओपन इन कंट्रीज का, लेकिन सॉल्यूशंस कहीं पे अभी नहीं है। तो सऊदी मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं मेजर इन्वॉल्व कर रही है अपने आप को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, लेकिन यूएस सॉल्यूशन देगा कि नहीं?
आप याद करिए, हम पहले भी जब बात करते थे, जब शुरू में हो रहा था, और हमेशा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे आई एम गोइंग टू पाउंड, आई एम गोइंग टू फिनिश द कंट्री, हम तब भी कह रहे थे 6 महीने तक चलेगा कम से कम, और आज देखिए 5 महीने हो ही गई हैं और 6 महीने हो गए। तो इस चीज का कंफ्यूजन रहेगा, अभी इश्यूज रहेंगे। अगर दोनों तरफ से ये 3 वे मैं यूं कहूंगा, क्योंकि अगर ये बाबल मंडप स्ट्रेट जो है बंद हो जाता है, जो रेड सी में जाता है, और उसके आगे जहां से वो कनेक्ट होते हैं मेडिटेरियन सी के साथ, तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा, ना खाली इंटरनेशनल ट्रेड रूट के लिए, बट पेट्रोलियम के लिए और बहुत बड़ा होना है, एनर्जी के लिए बहुत अफेक्टेड होगा। तो ईरान ने दोबारा जो अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर दिया है, ये एक बड़ा डेंजरस मोड आ रहा है। तो ये थिंग्स आर रीशेपिंग नाउ, थिंग्स आर आई वुड से कि दोबारा रिपीट होने वाली हैं। तो एक ये देखना पड़ेगा कि अगले 5-10 दिन में क्या होता है ईरान और यूएस की बातचीत में, क्योंकि बीच में तो ऐसे लगने लगा था, पिछले हफ्ते की बात है कि काफी नेगोशिएशंस दोबारा स्ट्रांग हो गई हैं और सॉल्यूशंस आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोबारा अटैक्स होने शुरू हो गए। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। दर्शकों, एक नॉर्मलाइजेशन सेट हो गया है। अब ईरान का अमेरिका के बेसिस पे हमला, या अपने पड़ोसियों के ऊपर हमला, या अमेरिका के रिटेलिएटरी स्ट्राइक, ये एक नॉर्मल मान लिया गया है, नया नॉर्मल है। इसकी शॉक वैल्यू खत्म हो गई है, और यही चीज जो है पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही इस पूरी वॉर के फॉरएवर वॉर बनने का बहुत बड़ा अंदेशा छिपा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस जानकारी के लिए। थैंक यू राजेश।